हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति का वीडियो नंबर 4 देखेंगे वीडियो नंबर 4, ठीक है ना। और देखेंगे फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने सामाजिक कारण देखा था फ्रांस की क्रांति का। अब हम लोग देखेंगे बौद्धिक कारण, देखेंगे कि क्या बौद्धिक कारण था फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। तो पहला एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको नोट करेंगे कॉपी में, क्योंकि एक आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उनमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पॉइंट को क्या किया है, कलेक्ट किए हैं, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से बना सकेंगे, यानी कम समय में पुस्तक को आसानी से खत्म कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप बना सकते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा ना, बौद्धिक कारण जो था फ्रांस की क्रांति का, जो पहला पॉइंट देखेंगे वीडियो नंबर कितना है 4। फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण जो पहला पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू उदार, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो था, ठीक है, वो क्या था, मतलब फ्रांस की क्रांति में क्या करता है, योगदान देता है। तो वही मॉन्टेस्क्यू उदार विचार वाला दार्शनिक था। एक क्या था, मॉन्टेस्क्यू जो तो क्या था, एक उदार विचार वाला एक दार्शनिक था जो फ्रांस की क्रांति में क्या करता है, योगदान देता है। तो वही मॉन्टेस्क्यू उदार विचार वाला एक क्या था, दार्शनिक था, जो कब से कब तक 1689 से लेकर 1755 तक जन्म होता है 1689 में और मरता कब है 1755 में मरता है, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू क्या था, एक उदार विचार वाला क्या था, एक दार्शनिक था। बस प्रश्न क्या आएगा, मॉन्टेस्क्यू था क्या था, तो एक दार्शनिक था या फिर उदार विचारवादी था। दूसरा पॉइंट देखकर मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि जीवन संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव के अधिकार है। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जो जीवन जो मनुष्य का जो होता है वो क्या है, संपत्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। मनुष्य का जो जीवन है वो क्या होता है, संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव का क्या अधिकार है। ये बात किसने कही थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने कही थी कि जीवन जो है वो संपत्ति है, मनुष्य का जो जीवन है क्या संपत्ति है और स्वतंत्रता मानव का अधिकार है। स्वतंत्रता क्या, एक मानव का अधिकार है। मानव को क्या नहीं थे, उसको खुद स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे के अंदर रहना चाहिए। यानी क्या करें, मानव को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ना कि उसमें किसी के द्वारा प्रेशर करना चाहिए। यानी मानव को खुद ब खुद स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। अगला पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू से रिलेट करा। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक जो थी, एक थी पर्सियन लेटर्स, ठीक है, और दूसरा जो था द स्पिरिट ऑफ लव। मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी जो थी वो कौन सी थी, पर्सियन लेटर्स, और एक द स्पिरिट ऑफ लव जिसको विधि की आत्मा भी कहते हैं। ये कब प्रकाशित हुई, 1748 में। प्रश्न क्या है कि पर्सियन लेटर्स के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू है। द स्पिरिट ऑफ लव जिसको कहते हैं आत्मकथा, विधि की आत्मा कहते हैं, जिसको 1748 में प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशित किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो कौन कौन सी इनकी पुस्तक दो है, पर्सियन लेटर्स है और द स्पिरिट ऑफ लॉ जिसे विधि की आत्मा भी कहते हैं। विधि की आत्मा जो पुस्तक थी उसको 1748 में प्रकाशित किए थे मॉन्टेस्क्यू ने। अगला पॉइंट देखेंगे मॉन्टेस्क्यू द्वारा। मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी जो देन थी वो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था। मॉन्टेस्क्यू का जो सबसे बड़ा जो देन था वो क्या था, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी वहां की जो राजा की जो शक्ति थी हुई थी उसको पृथक्करण करने का सिद्धांत दिया था। और इसका ये जो सिद्धांत है, जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, इसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा इसका भी भूमिका, इसके सिद्धांत की भूमिका थी। तो वही कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू की जो सबसे बड़ी जो देन थी वो क्या थी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो प्रश्न कहेगा मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी जो देन थी वो क्या थी, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू जो ये सिद्धांत जो था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, इसका प्रभाव अमेरिका में भी देखने को मिला। इसका प्रभाव क्या हुआ, अमेरिका में भी देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये सिद्धांत था, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट बता दिए। अब देखेंगे हम लोग वॉल्टेयर से रिलेटेड। ये भी क्या, वॉल्टेयर जो है ये भी क्या करता है, फ्रांस की क्रांति में क्या करता है, थोड़ा बहुत योगदान करता है, ठीक है। वॉल्टेयर प्रबल निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। ये क्या रहता है, निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। कौन, ये 1694 से लेकर 1778 तक रहता है कौन, वॉल्टेयर। ये किस में विश्वास रखता था, तो प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। अगला पॉइंट वॉल्टेयर का कहना था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। वॉल्टेयर का कहना था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह यानी एक शेर की तरह शासन करना क्या है,
अच्छा है, चाहे वो एक दिन के लिए शासन क्यों ना करे, लेकिन 100 चूहे की तरह जिंदगी मतलब शासन करे और रोज डर डर कर शासन करे तो फिर वैसे शासन करने से क्या फायदा है। हम एक ही दिन शासन करेंगे लेकिन शेर की तरह शासन करेंगे। ये बात किसने कही थी, तो वाल्टेयर ने कही थी कि ये 100 चूहे की अपेक्षा एक सींग का शासन करना क्या है, उत्तम है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो वाल्टेयर। अगला पॉइंट देखेंगे वाल्टेयर से रिलेटेड, वाल्टेयर की क्रांतिकारी विचारों के कारण देश से उसे बाहर निकाल दिया गया। वाल्टेयर के ये क्रांतिकारी विचार को देखकर उनको क्या कर दिया, वहां के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने, मतलब वहां के जो राजा थे उनको देश से बाहर निकाल दिया। नागरिकों को नहीं, वहां के जो राजा थे, जो थी शासन, जिनके शासन थे, वो क्या करते, उनके क्रांतिकारण की भावना को देख के क्या करते, वहां के राजा उनको देश से बाहर ही क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे वाल्टेयर से। वाल्टेयर की एक पुस्तक थी ला हेनरिएट एवं लेटर्स फिलोसॉफिकस। इनकी दो पुस्तकें थी, ला हेनरिएट, लेटर्स फिलोसॉफिकस। इनकी कौन सी पुस्तक थी, एक थी ला हेनरिएट और दूसरी जो पुस्तक थी लेटर्स फिलोसॉफिकस। कौन से, लेटर्स फिलोसॉफिकस और ला हेनरिएट पुस्तक है इनकी, वाल्टेयर की पुस्तक। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जिया जाक रूसो के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है फ्रांस की क्रांति में। तो रूसो के बारे में देखेंगे। जिया जाक रूसो फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। फ्रांस का जो सबसे बड़ा दार्शनिक किसको कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं लोग, रूसो। पूरा नाम क्या है, जिया जाक रूसो। तो कहा जाता है फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक कौन था, तो रूसो था। फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक कौन था, रूसो था। उसका पूरा नाम क्या है, जिया जाक रूसो। इस जो था इसका जन्म जो है 1712 में होता और मरता कब है, 1778 में मरता है। तो जिया जाक रूसो क्या था, फ्रांस का सबसे बड़ा दार्शनिक था। अगला पॉइंट देखेंगे, रूसो की प्रमुख पुस्तक एमिली। रूसो की पुस्तक में, रूसो के द्वारा भी लिखी गई कुछ पुस्तक है जो क्या है, एमिली है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन सी पुस्तक है इनकी, एमिली है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कब प्रकाशित किए थे, 1762 में किए हुए थे। तो रूसो की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी, एक एमिली और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि वाल्टेयर की कौन सी पुस्तक है, ला हेनरिएट, लेटर्स फिलोसॉफिकस है। और जबकि मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक, पर्शियन लेटर्स तथा द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी विधि की आत्मा थी। ठीक है, तो रूसो की प्रमुख पुस्तक एमिली, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में इसको प्रकाशित किए थे। अगला पॉइंट देंगे रूसो का। रूसो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थक है। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मानते थे कि जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार होगी उसी साथ वही अच्छा रहता है। इसलिए कहा जाता है, वो कहता है कि जो रूसो का जो कहना था कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, यानी जिसमें जनता क्या करे, सरकार को चुने, ना कि सरकार ही अपने खुद को चुन ले, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार में विश्वास रखता था। कौन, तो रूसो, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनका समर्थन करता था। अगर पढ़ेंगे, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जन्मजात को शक्तिशाली माना था। इनकी पुस्तक जो थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको 1762 में प्रकाशित किए थे, उसमें इन्होंने किसको शक्तिशाली माना था, तो जन्मजात को शक्तिशाली माना था। ठीक है, रूसो को एक पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको 1762 में प्रकाशित किए थे। उनमें इनका कहना था, उनकी जो पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको माने थे, तो जन्मजात को शक्तिशाली माने थे। कि उनका कहना था कि जन्मजात ही क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसको शक्तिशाली माने थे, तो जन्मजात को शक्तिशाली माने थे। और उनका कहना था कि जो इंसान जो जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन क्या होता है, जन्म के बाद वो कई जंजीरों से जकड़ जाता है। सही बात है, जब बच्चा जन्म होता है तो वो स्वतंत्र रूप से जन्म होता है, लेकिन जन्म के बाद जब वो समाज में आता है तो वो कई तरह के जंजीरों से क्या हो जाता है, जकड़ जाता है, यानी अच्छे तरीके से नहीं जी पाता है समाज को लेकर या फिर परिवार को लेकर, या फिर कोई अन्य बातें को लेकर क्या कहता है, वो सही से नहीं जी पाता है, यानी और मतलब हर चीज से क्या करता है, वो जकड़ जाता है, यानी अपनी जिंदगी को स्वतंत्र तरीके से नहीं जी पाता। यह बात किसने कही थी, रूसो ने कही थी कि मनुष्य जो क्या है, स्वतंत्र रूप से जन्म तो हो जाता है, लेकिन वो समाज में आकर कई चीजों से जकड़ जाता है, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं जी पाता है। तो वही क्या रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, चाहे वो आप हो चाहे हम। अगला पॉइंट देखेंगे,
ठीक है। तो रूसोशल जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है सभी हो गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। जॉन लॉक ने राजशाही के दैवी रूप व निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया था। एक व्यक्ति जो थे वो जॉन लॉक, जिनका नाम क्या था, जॉन लॉक। इन्होंने क्या किया था, राजशाही के दैवी रूप व निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किया था। निरंकुशवाद यानी क्या था, निरंकुशवाद फ्रांस में कौन सी व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी, तो निरंकुशवाद थी। तो उनका खंडन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने। कौन सी किसने की थी, जॉन लॉक, जो राजशाही था यानी राजा क्या करते, वंशानुगत क्या करते थे, अपने घर वाले को राजा बनाते थे, वही करा जॉन लॉक ने। किसने, तो जॉन लॉक ने राजशाही के दैवी रूप व निरंकुशवाद को जोरदार खंडन किया। कहेगा दैवी रूप व निरंकुशवाद का जोरदार खंडन किसने किया, तो जॉन लॉक ने किया। जॉन लॉक जो जन्म होता है 1632 में होता है, और कब ये मर जाते हैं, तो 1704 में मर जाते हैं। जॉन लॉक की एक पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किसकी पुस्तक है, जॉन लॉक की कौन सी पुस्तक है, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित किए थे। कब प्रकाशित किए थे, 1690 में प्रकाशित किए थे। जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है, दिदरो ने अपने विश्वकोश में निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद, जनता के शोषण का भर्त्सना की, यानी वर्णन किए। दिदरो नाम का एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, अपने विश्वकोश, इनकी एक विश्वकोश थी जिसको 35 भागों में प्रकाशित किया गया था। तो उनमें इन्होंने क्या कहा था कि निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद और जनता के शोषण को क्या कहते, बहुत मतलब मुख्य रूप से वर्णन किए थे। किसमें किए थे, तो ये विश्वकोश में ये बात का जिक्र किए थे। ठीक है, किसका जिक्र किए थे अपने विश्वकोश में, निरंकुश राजतंत्र का, सामंतवाद का और जनता के शोषण की भर्त्सना का वर्णन किए थे। और इनकी जो विश्वकोश थी तो वो 35 खंडों में प्रकाशित थी। दिदरो के द्वारा लिखी गई जो विश्वकोश थी वो कितने खंडों में प्रकाशित थी, तो 35 खंडों में प्रकाशित थी। ठीक है, तो 20 खंडों में प्रकाशित किसने किया था, दिदरो ने किया था। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्ने तुर्जो और नेकर ने मुक्त व्यापार की वकालत। ठीक है, क्वेश्ने तुर्जो और नेकर ने मुक्त व्यापार की वकालत को कहा कि मुक्त व्यापार की वकालत किसने की, तो क्वेश्ने तुर्जो और नेकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी वकालत, व्यापार की वकालत किसने की थी, मुक्त व्यापार की वकालत क्वेश्ने तुर्जो और नेकर ने की थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को देखें, कुछ और पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कुछ और पॉइंट्स बाकी है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो तात्कालिक कारण से रिलेटेड 3 पॉइंट है उसको देखेंगे। फ्रांस की क्रांति का जो तात्कालीन कारण था, यानी जो क्या था एकदम अंतिम जो कारण था वो थे कि फ्रांस की क्रांति का जो तत्कालीन जो कारण था वो लुई सुलेवा की अयोग्यता थी। यानी लुई सुलेवा को क्या गया राजा बनाया गया। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या थी, योग्यता की कमी थी। तो ये कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो लुई सुलेवा की क्या थी, अयोग्यता की कमी थी। उनके अंदर उतना इतना योग्य नहीं थे, लेकिन उनको क्या किया जाता, 20 वर्ष की अवस्था में क्या किया जाता है, 1774 में गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लुई सुलेवा की अयोग्यता के कारण भी क्या है, फ्रांस की क्रांति हुई थी और यह तत्कालीन कारण माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि फ्रांस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो लुई सुलेवा की अयोग्यता। क्या, लुई सुलेवा की अयोग्यता। कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे, तो 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। कब बैठे, तो 1774 में बैठे। तो वहाँ जब वे बैठे तो उस समय क्या वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। मानी क्योंकि ये अयोग्यता थे, उनके अंदर इतना योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी ये राजा बन गए। तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण क्या 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक हुई। ठीक है, यही तत्कालीन कारण थे फ्रांस की क्रांति के। तो फ्रांस की क्रांति के कारण जो भी थे, जिस कारण से फ्रांस में जो क्रांति देखने को मिला था उन सभी पॉइंट्स को हम बता दिए हैं। जैसे क्या था, राजनीतिक कारण बता दिए, सामाजिक कारण बता दिए, बौद्धिक कारण बता दिए, तत्कालीन कारण बता दिए। जितने भी कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के वो सभी पॉइंट्स को हम बता दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।